श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं व्यवसाय अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय, जिसका नाम है संगणना एवं निर्देशन रीति। तो पिछली पाठ में हम प्राथमिक समंक अर्थशास्त्र के समंकों के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे उनकी रीतियाँ, संगणना रीति और निर्देशन रीति। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संगणना रीति, मतलब सेंसस मेथड। अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयां सामूहिक रूप से समग्र कहलाती हैं। संगणना रीति के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तथा उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या होता है संगणना रीति में? क्या होता है कि प्रत्येक इकाई का अध्ययन, समग्र मतलब पूरा संपूर्ण की प्रत्येक इकाई का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का, मतलब जिसका भी अध्ययन कर रहे थे अपन, संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण भारत देश की जनगणना कर रहे हैं। तो जनगणना में हमें क्या करना है? जनगणना के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं, मतलब प्रत्येक परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने व्यक्ति। तो उसमें बताया कि समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन उसमें किया जाता है और तथा उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। भारत में जनगणना उत्पादन गणना इसी रीति से की जाती है। अब क्या होता है, संगणना रीति से ही भारत की जनगणना की जाती है, क्योंकि भारत की जनगणना के लिए हमें क्या होता है, प्रत्येक परिवार की, प्रत्येक समाज की, प्रत्येक परिवार में कितने लोग हैं, मतलब पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, इस प्रकार की प्रत्येक इकाई का अध्ययन हमें करना पड़ता है। इसीलिए यह रीति जनगणना में उपयुक्त रहती है। तो संगणना रीति की उपयोगिता पढ़ेंगे। तो पहला है, जब समग्र या क्षेत्र का आकार सीमित हो। संगणना रीति का प्रयोग इन दशाओं में उचित रहता है। पहला है, जब समग्र या क्षेत्र का आकार सीमित हो। जब हमें कोई कार्य छोटे रूप में करना है या सीमित है, बड़े से छोटे कार्य में करना है, तो यह विधि प्रयुक्त रहती है। जहाँ सांख्यिकी इकाइयों में विविध गुण पाए जाते हैं, जहाँ कोई सांख्यिकी इकाइयाँ हैं उसमें विविध गुण पाए जा रहे हैं, कुछ अलग है कुछ अलग है, इस प्रकार की विविधताएं पाई जा रही हैं, तो उसमें भी इस विधि का उपयोग पारदर्शिता के लिए किया था। अगला है, जब अधिक मात्रा में परिशुद्धता की आवश्यकता हो। हमें संगणना रीति की उपयोगिता जब अधिक होती है, जब हम इसके प्रयोग उन दशाओं में कर सकते हैं जब हमें किसी भी कार्य की, मतलब जो भी आंकड़े चाहिए वो एकदम प्रमाणिक, मतलब परिशुद्ध आंकड़े चाहिए, उसके लिए संगणना रीति का उपयोग हमें करना है। संगणना रीति के माध्यम से हमें संपूर्ण आंकड़े परिपक्व एवं परिशुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। अगला है, जब अधिक मात्रा में परिशुद्धता की आवश्यकता हो गया। अगला है, जब विस्तृत सूचनाएं एकत्रित करनी हो या अध्ययन करना हो। जब हमें किसी भी आंकड़ों के बारे में विस्तृत सूचना, विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी हो, तो उसकी जानकारी हेतु या उसके अध्ययन हेतु भी संगणना रीति का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार निम्नलिखित दशाओं में संगणना रीति का प्रयोग किया जाता है। संगणना रीति के गुण, पहला है वैज्ञानिक गुण। यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक होती है क्योंकि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। अब यह वैज्ञानिक इकाई क्यों हमने बताया? क्योंकि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किए जाने के कारण से वैज्ञानिक, ये उसका वैज्ञानिक गुण है कि यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक होती है। अगला है विश्वसनीयता व शुद्धता। इस रीति द्वारा प्राप्त आंकड़े अत्यधिक विश्वसनीय और शुद्ध होते हैं क्योंकि प्रत्येक इकाई के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। अब क्या होता है, क्या इस रीति के जो गुण है वो बता रहे हैं, क्या विश्वसनीय होती है और शुद्ध होती है। तो हमने आपको पहले बताया कि इस रीति से जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं वह प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर, मतलब प्रत्येक इकाई के पास जाकर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जिससे कि इसके द्वारा प्राप्त आंकड़े शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से उस आंकड़ों का एकत्रीकरण किया। तो अगला है पक्षपात रहे। अब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे उन्होंने नियुक्त कर दिया कि भारत जनगणना चल रही है, तो जनगणना के लिए कोई व्यक्ति लगा दिया। अब उस क्षेत्र के बारे में उसे कोई व्यक्ति से उसका पर्सनल संबंध नहीं है, उसे तो केवल गणना से मतलब है, उसे जनगणना करनी है, वहाँ पे समंक एकत्रित करने हैं, तो उस पर पक्षपात रहित भी होती है, क्योंकि इस गणना के माध्यम से कोई प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना है, इसलिए पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती है कि कोई पक्षपात हो गया, किसी की गलत लिख दी, किसी की सही लिख दी। अगला है, कुछ परिस्थितियों में आवश्यक। जब समग्र की इकाइयों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करनी है जिससे व्यक्तिगत सूचनाएं आवश्यक हैं, तब यह रीति प्रयुक्त होती है। क्या है, जैसे कि कोई व्यक्तिगत सूचनाएं आवश्यक रूप से निकालनी है, तो उसके लिए भी संगणना रीति उपयुक्त रहती है। उदाहरणार्थ, विद्यार्थियों के बारे में यह जानकारी कि उनके पिता का नाम क्या है, आय कितनी है, विद्यार्थी किस व्यवसाय को चुनना चाहता है। अब क्या होता है, संगणना नीति के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का अध्ययन करता है, तो उसमें उसकी प्रश्नावली भरवाई जाती है। मतलब प्रश्नावली में आपका
एज क्या है आपकी, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, किस व्यवसाय मतलब कौन सा व्यवसाय करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं मतलब सब इस प्रकार का डिटेल इस विधि द्वारा, इस रीति द्वारा हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से उनका संकलन करते समय इन बातों का अध्ययन करते हैं और इन बातों को रखते हैं। इसलिए हमें अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम इस प्रकार की सूचनाएं भी संगणना रीति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विविधता, जब समग्र की इकाइयों में विविधता हो तब वह रीति लाभदायक होती है। विविधता मतलब मैंने बताया कि प्रत्येक इकाइयों में विविधता चल रही हो, कोई अलग है, कोई अलग है, कोई अतिरिक्त बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से अगर विविधता होती है तब इन इकाइयों का जो इस रीति के माध्यम से गणना करने का कार्य होता है, यह रीति लाभदायक होती है, क्योंकि यह विविधता में एक रूपता लाने का प्रयास करती है। अगला है अप्रत्यक्ष अध्ययन। इस रीति से अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं जो अनुसंधान में उपयोगी होती हैं और जिनका पूर्व में ज्ञान नहीं होता है। उदाहरणार्थ, जनगणना करते समय साक्षरता, बेरोजगारी, आय आदि के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब क्या होता है, जैसे अपन जनगणना करते हैं तो जनगणना में हम पूरी डिटेल ले लेते हैं कि मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, क्या व्यवसाय करता है। तो इसके माध्यम से हमें क्या करता है, हमें क्या पता चल सकता है कि अगर हम चाहें तो हमें आय के बारे में भी पता चल रहा है, उसकी बेरोजगारी के बारे में, तो उसकी आय कितनी है, बेरोजगार है कि नहीं, क्या है। इनके माध्यम से हमें साक्षरता की प्राप्त हो रही है कि वो फेल हो गया या पास हो गया या पढ़ता है, मतलब इस प्रकार से वह उसकी संपूर्ण अधिक जानकारियां भी हमें एकत्रित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के लिए प्रत्यक्ष अध्ययन के लिए भी यह रीति उपयुक्त रहती है। अब संगणना रीति की सीमाएं और दोष पड़ेंगे। तो संगणना रीति जहां विश्वसनीय व शुद्ध होती है वहीं इसकी व्यवहारिकता का अभाव होता है। संगणना रीति के निम्नलिखित दोष हैं। क्या होता है कि जो रीति विश्वसनीय होती है उसका कहीं ना कहीं व्यवहारिकता में अभाव होता है, कहीं ना कहीं वह गलत भी होती है। तो अब हम उसके दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है अत्यधिक व्यय। इस रीति में समग्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करने के कारण व्यय अधिक होता है। तो उन्होंने पहला दोष क्या बताया कि बहुत खर्चीली है। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक इकाई का अध्ययन हमें करना है। प्रत्येक इकाई का अध्ययन अगर हम करेंगे तो प्रत्येक इकाई का अध्ययन करने में हमारे पास समय अधिक लगेगा, और समय अगर अधिक लगेगा तो श्रम अधिक लगेगा, श्रम अधिक लगेगा तो पैसा अधिक लगेगा, मतलब धन लगेगा। तो धन, समय और श्रम तीनों की अत्यधिक व्यय मात्रा में व्यय होते हैं, इसीलिए यह अत्यधिक खर्चीली है। अगला है कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में अनुपयुक्त। कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे समग्र के अनंत होने पर तथा समग्र के नाशवान होने पर। अब होता है कुछ होता है कि संपूर्ण इकाई का अध्ययन, संपूर्ण लोगों का अध्ययन, तो इसके लिए अनुपयुक्त है। या अनंत तक, मान लो समग्र बहुत बड़ा है, मतलब पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा है या पूरे क्षेत्र का एक साथ अध्ययन करना है, तो यह विधि अनुपयुक्त रहती है, क्योंकि यह सिर्फ सीमित क्षेत्रों के लिए कार्य करने, सीमित क्षेत्रों या सीमित जगह के लिए कार्य कर रीति उपयुक्त होती है। लंबा समय तथा कठिन परिश्रम। इस रीति द्वारा अनुसंधान करने में समय अधिक लगता है तथा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसका कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना और प्रत्येक व्यक्ति के जानकारी एकत्रित करके उसको प्रदर्शित करने का कार्य अगर होता है तो इस विधि द्वारा यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस विधि को करने में अत्यधिक समय लगेगा। इस प्रकार आज हमने निर्देशन रीति, संगणना रीति एवं निर्देशन रीति में संगणना रीति के बारे में पढ़ा। तो संगणना रीति क्या होती है, जिसमें प्रत्येक समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है और इसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसकी उपयुक्तता के बारे में पढ़ा, संगणना रीति के गुण पढ़े और उसकी सीमाएं और दोष पढ़े। अब अगला टॉपिक है अपना प्रतिचयन एवं निर्देशन रीति। तो निर्देशन रीति को क्या कह सकते हैं अपन, प्रतिचयन रीति। क्या कह सकते हैं, प्रतिचयन रीति। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए, और आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उसके आपको नोट्स तैयार करने हैं। और नोट्स तैयार करने के साथ साथ आपको विद्यालय में आकर कोई भी समस्या आती है, विषय संबंधी समस्या आती है, तो आप विद्यालय में आकर अपने
संबंधित शिक्षक से उस विषय के बारे में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, अपने नोट्स तैयार करते रहिए। जब आप और हम सामने आमने होंगे तो आपका मूल्यांकन किया जाएगा। धन्यवाद।